हेलो गाइस। आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे इफी फंक्शन का यूज कैसे करते हैं। इफी फंक्शन का यूज यहाँ पर आज मैं आपको सिंपल जावा स्क्रिप्ट में दिखाऊंगा कि आप किस प्रकार कर सकते हैं। नोट जेएस की जब आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो वहां पर इफी फंक्शन का यूज आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बट अभी हम लोग सिंपल नॉर्मल जावा स्क्रिप्ट देख रहे हैं। नॉर्मल जावा स्क्रिप्ट का मतलब क्या है? सिंपल से आप ऐसे समझिए कि आप एक कोई वेबसाइट बनाने के लिए बैठते हैं। तो वेबसाइट में आप पहले क्या करते हैं? आप पहले HTML की फाइल बनाते हैं, फिर CSS की फाइल बनाते हैं, फिर आप एक जावा स्क्रिप्ट की फाइल बनाते हैं और फिर जावा स्क्रिप्ट की फाइल्स को आप क्या करते हैं? इंडेक्स वाली फाइल में आके मैप करते जाते हैं। तो वहां पर कई बार आपको कॉम्प्लिकेशंस फेस हो सकते हैं। किस प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस आएंगे वो मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, और उन कॉम्प्लिकेशंस को आप इफी का यूज करके कैसे दूर कर सकते हैं वो भी आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर सिंपल सा एक इफी के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी लिखी हुई है, जिसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि इंटरव्यूअर जब पूछेगा तो आप अगर इसको इसी प्रकार अगर एक्सप्लेन कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि इफी बारे में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इफी स्टैंडर्ड फॉर इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन। मतलब क्या है कि इफी जो होता है वो एक प्रकार का एक्सप्रेशन है जो कि क्या होता है? इमीडिएटली इन्वोक हो जाता है। इन्वोक मतलब क्या होता है? रन हो जाता है। जैसे आप इसको बनाएंगे तुरंत का तुरंत ये क्या करता है? एग्जीक्यूट हो जाता है। फिर आगे क्या लिखा हुआ? इट इज अ कॉमन जावास्क्रिप्ट डिजाइन पैटर्न। दूसरी चीज, ये एक डिजाइन पैटर्न है। जावा स्क्रिप्ट में कई प्रकार के डिजाइन पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि एक डिकॉर्डर्स भी होता है, एडाप्टर भी होता है। आने वाले समय में हम लोग उन डिजाइन पैटर्न्स को भी देखेंगे, बट अभी आप ऐसा समझ लीजिए कि इफी भी हमारा एक प्रकार का डिजाइन पैटर्न होता है। यूज फॉर क्रिएटिंग अ फंक्शन एंड एक्सिक्यूट इट इमीडिएटली आफ्टर द क्रिएशन। जैसे कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था, जैसे ही आप इफी बना देते हैं तुरंत का तुरंत क्या होता है? वो एग्जीक्यूट हो जाता है। फिर आगे क्या लिखा हुआ? इफ यू आर ऑफ्टन यूज टू क्रिएट अ प्राइवेट स्कोप एंड वेरिएबल एंड फंक्शंस, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम पॉल्यूटिंग द ग्लोबल स्कोप। ये लाइन गाइस काफी इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को जरूर याद रखिएगा कि इफी जो फंक्शन होता है इसका यूज करके हम लोग अपना प्राइवेट स्कोप बना सकते हैं। प्राइवेट स्कोप बनाने से क्या होगा कि कभी कभी हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं उनमें कॉम्प्लिकेशन से आने लगते हैं। वो अभी हम लोग कोड में देखेंगे कि कैसे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो उन कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने के लिए हम लोग उन वेरिएबल का एक स्कोप जो होता है वो डिफाइन कर देते हैं। तो इफी का यूज किया जाता है प्राइवेट स्कोप बनाने के लिए। किसके किसके लिए ये स्कोप होता है? फंक्शन के लिए आप बना सकते हैं, वेरिएबल्स के लिए बना सकते हैं, और भी आपके जैसे जैसे केसेस होंगे आप उनके लिए प्राइवेट स्कोप बना सकते हैं इफी का यूज करके। तो ये हमारी केवल 3-4 पॉइंट्स है जो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्हीं पॉइंट्स को अगर आप इंटरव्यूअर को बता देंगे तो आपका काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इफी को कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले हम लोग काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग 2 फाइलें बना लेते हैं सिंपल सा। मैं काम करता हूँ, मैं इफी के फोल्डर पे आ गया यहाँ पर, और मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करता हूँ, न्यू फाइल, और इसका नाम मैं डाल दे रहा हूँ test.js। मैंने एक test.js नाम की एक फाइल बना ली। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर इफी वाले फोल्डर में इफी.js की फाइल भी है, index.html की फाइल भी है, script.js और text.js की फाइल है। हम यहाँ पर 2 फाइल का यूज करेंगे। पहले हम लोग text.js की फाइल यूज करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले एक कॉन्स्ट वेरिएबल बनाते हैं, और मैं यहाँ पर नेम डाटा करके मैं यहाँ पर एक वेरिएबल का नाम दे देता हूँ, और यहाँ पर सिंपल सा मैं स्टोर कर देता हूँ कुछ डाटा, कोड एंड टेक मैंने यहाँ पर डाल दिया। और फिर यहाँ पे क्या करते हैं? इसको कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट में अंदर नेम डाटा। तो मैंने एक टेक्स्ट जेएस नाम की जो फाइल थी उसके अंदर मैंने एक यहाँ पर वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर करके उसको मैंने प्रिंट कराने की कोशिश करी है। सेम टू सेम हम लोग क्या करते हैं? script.js की जो फाइल है वहां पर भी हम लोग यही काम करेंगे। एक काम करते हैं, कोड को कॉपी कर लेते हैं text.js की फाइल से और script.js वाली फाइल में आके पेस्ट कर देते हैं। नेम डाटा का जो वैल्यू है उसको हम लोग थोड़ा चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग कुछ भी नाम डाल देते हैं, जैसे कि मैं डाल देता हूँ जयसिंह, मैंने नाम डाल दिया और नेम डाटा को यहाँ पर कंसोल करा लिया मैंने यहाँ पर। अब क्या करते हैं? अब इस फाइल को हम लोग, दोनों फाइलों को हम लोग HTML वाली फाइल में हम लोग आके इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे कि पहली script.js की फाइल जो है वो तो पहले से पड़ी हुई है, यहाँ पर ऐड है हमारी। हम एक काम करते हैं, text.js वाली जो फाइल है उसको भी हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। तो script स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे हम लोग यहाँ पर, और फिर यहाँ पर सोर्स के अंदर आकर फाइल का नाम डाल देंगे। तो हमारी फाइल का नाम क्या था? text.js।
अब आप देखिएगा जैसे हम लोग टेस्ट जेएस फाइल को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर कुछ आउटपुट आएगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर जेएससिम केवल आउटपुट आया। सबसे पहले स्क्रिप्ट वाली फाइल हमारी यहाँ पर पड़ी हुई है, तो स्क्रिप्ट डॉट जेएस वाली फाइल में क्या हुआ है, जेएससिम का नाम था, वो कंसोल में कराया मैंने, तो यहाँ पर जेएससिम प्रिंट होके आ गया। और html.js के अंदर आप देखेंगे दूसरी फाइल जो इंक्लूड करी है वो text.js वाली फाइल इंक्लूड करी है। तो इसका मतलब क्या है कि text.js वाली फाइल भी लोड हुई होगी, और इसके अंदर मैंने जो कंसोल लगाया हुआ है वो कंसोल यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ। ऐसा क्यों? उसको भी तो प्रिंट होना चाहिए, उसका भी आंसर आना चाहिए, क्योंकि ये भी फाइल तो इंक्लूड हुई है हमारी इंडेक्स वाली फाइल में। पहले स्क्रिप्ट वाली फाइल लोड हुई, फिर text.js वाली फाइल लोड हुई, लेकिन script.js वाली फाइल का डाटा आ गया, लेकिन text.js वाली फाइल का डाटा नहीं आया। मैं यहाँ पर आपको एक चीज और चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे पहले स्क्रिप्ट वाली फाइल लोड हुई थी, तो स्क्रिप्ट फाइल वाली जो डाटा था वो हमें शो कर रहा है। अगर हम लोग इस फाइल को कट करके अगर हम लोग text.js वाली फाइल के नीचे डालेंगे तो आप देखेंगे text.js वाली फाइल का डाटा प्रिंट होने लगेगा। सी यहाँ पर आप कंसोल में देख सकते हैं text.js वाला जो फाइल है उसका डाटा यहाँ पर प्रिंट होके आ गया। और अब की बार क्या हुआ, script.js के फाइल के अंदर जो डाटा लिखा हुआ था वो प्रिंट नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ, और ऐसा क्या है कि हम लोग इसको दूर करके दोनों फाइल का डाटा प्रिंट करा सकते हैं? तो सिंपल सा मैं पहले आपको एक एरर दिखाता हूँ कि हमें एरर क्या मिल रही है। तो सी यहाँ पर मैंने कंसोल को थोड़ा बड़ा किया और एरर में आते हैं, तो आप एरर यहाँ देखेंगे, आपको एक एरर दिखेगी यहाँ पर। सी देखिए जो एरर लिखी हुई है सिंटेक्स एरर है, यहाँ पर आइडेंटिफाई दे रहा है कि नेम डाटा हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। मतलब क्या है कि हमने दो फाइल बनाई और दोनों फाइल में सेम नाम का जो वेरिएबल था वो दोनों फाइलों में मैंने डाल दिया है आके। तो इससे क्या हुआ, इससे कॉम्प्लिकेशन जो थे वो जनरेट हो गए। जब पहली बार text.js की फाइल लोड हुई तो उसने कॉन्स्ट में नेम डाटा को प्रिंट करा दिया, लेकिन जब अगेन script.js वाली फाइल लोड हुई आके तो उसने देखा कि नेम डॉट डाटा जो है वेरिएबल है वो तो पहले से बन चुका है, तो दोबारा हम लोग उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। कॉन्स्ट की हमारी प्रॉपर्टी होती है, कॉन्स्ट में हम लोग एक वेरिएबल अगर बना लेते हैं तो उसको दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो इस केस को हमें दूर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें दोनों चाहिए, आउटपुट एक साथ प्रिंट होने चाहिए। तो इसको दूर करने के लिए हम लोग यहाँ पर इफी फंक्शन का यूज कर सकते हैं। मतलब क्या है कि हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो टेक्स्ट फाइल में जो हमारा डाटा पड़ा हुआ है इसका एक अपना स्कोप हो, और स्क्रिप्ट वाली फाइल जो है उसका अपना एक अलग स्कोप हो। अभी क्या हो रहा है कि index.html में जब मैंने इस जावास्क्रिप्ट की फाइल लोड करी तो ये सारा का सारा डाटा एक ग्लोबल स्कोप में जाके स्टोर हो रहा है। जाके इंडेक्स की फाइल text.js की फाइल जब लोड हुई तो ग्लोबल में जाके एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया कॉन्स्ट वाला। जब script.js की फाइल लोड हुई तब ग्लोबल में जाके वो सर्च कर रहा है कि पहले से डिक्लेयर है कि नहीं डिक्लेयर है, तो उसे मिल जा रहा है तो वो एरर दिखा दे रहा है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे कि text.js फाइल का अपना खुद का एक स्कोप बना देंगे और script.js फाइल का हम लोग अपना खुद का एक स्कोप बना के दे देंगे। और खुद का कभी भी अगर स्कोप बनाना हो तो इस केस में आप इफी का यूज कर सकते हैं। ये फिर जल्दी से एक इफी फंक्शन को बनाते हैं। इफी फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले आप एक पैरेंथेसिस लगाइए और पैरेंथेसिस के अंदर एक फंक्शन को बनाइए। तो मैं यहाँ पर जल्दी से एक फंक्शन बना देता हूँ, नॉर्मल फंक्शन। तो अभी जो केवल मैंने एक पैरेंथेसिस लगाया था और उसके अंदर जो मैंने एक फंक्शन बनाया था, ये फंक्शन एक्सप्रेशन कहलाता है, और हमें इस फंक्शन एक्सप्रेशन को कॉल करना पड़ेगा। तो कॉल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक पैरेंथेसिस बाहर की तरफ लगा देंगे। तो अब क्या होगा, ये फंक्शन बन गया, जो कि पहले एक फंक्शन एक्सप्रेशन था उसको मैंने यहाँ पर क्या किया, इमीडिएटली कॉल कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमारा जो पुराना कोड था उसको हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया। अब आप देखेंगे कि ये फंक्शन एक्सप्रेशन एक बन गया, और जिसको मैंने कॉल किया तो वो इमीडिएटली क्या होगा, कॉल होगा। लेकिन जो हमने इसके अंदर वेरिएबल्स डाले हैं वो बाहर साइड रन नहीं होंगे, उनका स्कोप केवल इस फंक्शन के अंदर ही रहेगा और इमीडिएटली कॉल हो जाएंगे। सेम टू सेम क्या करते हैं, इसी प्रकार हमारा यहाँ पर जो text.js वाली फाइल है उसमें भी जाके हम लोग क्या करते हैं, इफी फंक्शन बना देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके यार हमें दोनों कंसोल में यहाँ पर आउटपुट मिल गया। तो आप कहेंगे कि जब हमें दोनों मिल गया है तो क्यों फिर दूसरी फाइल में बना रहे हैं जाके हम? तो सिंपल सा है, अभी कोई जरूरी नहीं है कि अभी हमारे पास दो ही फाइल आएंगी जावास्क्रिप्ट की। हो सकता है कि आपके प्रोजेक्ट में कई सारी फाइल्स आ जाए, तब आप उस केस में क्या करेंगे, तब अगेन आपको वेरिएबल का यहाँ पर दिखने लगेगा, जो एरर है वो आपको फिर से मिल जाएगी, तो उसको हमें दूर करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हम लोग बार बार एक इफी फंक्शन के अंदर ही सारे वेरिएबल्स को बना के डिक्लेयर कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसको कट कर लेते हैं, एक इफी फंक्शन अगेन यहाँ पर बना देते हैं। पहले लगाएंगे पैरेंथेसिस, फिर लिखेंगे सिंपल सा फंक्शन कीवर्ड,
और फंक्शन कीवर्ड के बाद पूरे फंक्शन को डिक्लेयर कर देंगे। इस फंक्शन एक्सप्रेशन को कॉल करने के लिए अगेन पैरेंथेसिस लगा देंगे और इसके अंदर हम लोग डाल देंगे हमारा जो पुराना डाटा था। तो skip.js वाले में भी हमारा एक पूरा इफी बन चुका है। अब क्या हो रहा होगा, इस इफी के अंदर इस वाले वेरिएबल का पूरा स्कोप रहेगा और दूसरे वाले इफी के अंदर दूसरे वाले डाटा का पूरा स्कोप रहेगा। तो कभी भी हमें फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशंस मिलने वाली नहीं है। तो हमने जो आपको इफी वाली फाइल में लिख के दिखाया था इफी वाले में कि भैया ये हमारा एक प्राइवेट स्कोप बनाने में मदद करता है, जहां पर पहले हमारे दोनों कंसोल नहीं प्रिंट हो पा रहे थे, इफी बनाने के बाद दोनों कंसोल हमारे प्रिंट होके आ गए हैं। तो एक तो ये तरीका था कि वेरिएबल्स में अगर आप यूज कर रहे हैं और कॉम्प्लिकेशन दिख रहे हैं तो इफी का यूज करके आप उसको दूर कर सकते हैं। एक तरीका और होता है, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर इफी बनाया, मैं अगर इफी ना बनाऊं, मैं सिंपल से काम करता हूँ, इस कोड को कॉपी करता हूँ और इस इफी को मैं प्रिंट आउट कर दे रहा हूँ और फिर मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। सेम टू सेम मैं टेक्स्ट जेएस वाली फाइल में भी इस कोड को कॉपी करता हूँ, पुराने इफी को मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर इस कोड को पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर केवल अभी एक ही डाटा प्रिंट होकर आ रहा है, कोड एंड टैग, लेकिन हमें दूसरा डाटा भी चाहिए। तो आप इसको भी दूर कर सकते हैं। दूर करना काफ़ी आसान है। आप इफी नहीं बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्किप टैग आपने जहाँ पर यूज किया हुआ है वहाँ पर आप आइए और यहाँ पर एक एट्रीब्यूट को ऐड कर दीजिए। वो एट्रीब्यूट क्या है हमारा, टाइप एट्रीब्यूट। टाइप इज इक्वल टू मॉड्यूल डॉट जेएस। आपको मॉड्यूल ही लिखना है, केवल मॉड्यूल लिखेंगे तब भी काम हो जाएगा। और सेम टू सेम हम लोग अगेन नेक्स्ट वाली जो फाइल है वहां पर भी हम लोग टाइप इसको टू मॉड्यूल डाल देंगे। तो इससे क्या होगा कि ये हमारा एक मॉड्यूल की तरह ट्रीट होगा। मॉड्यूल क्या होता है, एक सेपरेट फाइल होती है, उसका एक अपना अलग ही स्कोप होता है। लेकिन ये चीज़ को हम लोग प्रॉपरली जब नोड.जेएस देखेंगे तो वहां पर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जावास्क्रिप्ट में हम लोग दो प्रकार के मॉड्यूल सिस्टम देखते हैं। एक होता है कॉमन जेएस मॉड्यूल सिस्टम और दूसरा होता है मॉड्यूल सिस्टम, जो कि ES6 मॉड्यूल सिस्टम कहलाता है। तो अभी जब हमने एट्रीब्यूट नहीं लगाया था टाइप इक्वल टू मॉड्यूल वाला, तो कॉमन जेएस मॉड्यूल सिस्टम चल रहा था। जैसे हमने टाइप इक्वल टू मॉड्यूल एट्रीब्यूट मैंने यहाँ पर ऐड किया तो लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट का जो मॉड्यूल सिस्टम है वो यहाँ पर वर्क करने लगा। तो दो तरीके हैं, अगर आपको कभी प्राइवेट अगर इसको बनाना हो तो आप इफी का यूज कर सकते हैं, या फिर सभी फाइलों को मॉड्यूल में कन्वर्ट करके आप बना सकते हैं, जो कि एक नए स्टैंडर्ड मॉड्यूल सिस्टम को फॉलो करता है, जो कि हमारा होता है ES6 मॉड्यूल सिस्टम। इफी का और भी यूज होते हैं। अगर आप कभी चाहते हैं कि अगर आपका कोड जैसे लोड हो तुरंत का तुरंत एग्जीक्यूट हो जाए, तो इस केस में भी हम लोग इफी फंक्शन का यूज करते हैं। मैंने यहाँ पर तीनों पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर इफी में लिख के बता दिए थे। तो इफी में गाइस इसके अलावा मुझे लगता नहीं कि और कुछ ज़्यादा आपका बनेगा। तो जब आप नोड.जेएस की प्लेलिस्ट देखेंगे तो वहाँ पर इफी में ही पूरा प्रोसेस जो होता है वो रन कर रहा होता है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। बट अभी नॉर्मल वे में आप इफी के बारे में केवल आप इतना याद कर रख सकते हैं। तो गाइस अगर आपको इफी में अगर अभी कोई भी डाउट लगता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको इसका आंसर दे दूंगा। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।